राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डिस्कशन होगा भी स्टूडेंट्स भी क्या है, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि अब डेवलपमेंट यानी बोर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसका कई रीजन थे स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात बताऊं भी हर एक जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। यानी कि हर एक जो क्या होता है हमारा एटम है वो क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, मतलब एमिशन यानी लाइट को एमिट और एब्जॉर्ब करते रहते हो। तो अपना अपना हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना क्या होता है, स्पेक्ट्रम्स होता है, जिसको रदरफोर्ड मॉडल जो हमने पिछले प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके कई रीजन थे, तो उसको समझने के लिए अब रदरफोर्ड की लिमिटेशन आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो नए नए मॉडल डेवलप होते जाते हैं और पुराने की जो लिमिटेशंस है उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसके अंदर हुआ क्या था भी, रदरफोर्ड की लिमिटेशन आ गई थी भी लाइन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम वॉल्यूम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसको समझने के लिए क्या हो गया, फिर जो हमारी जरूरत पड़ी हमें किसकी, जो रेडिएशन यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब जो रेडिएशन है हमारी लाइट एनर्जी को समझने की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो लाइट की फॉर्म के अंदर ही दिए जाते हैं, यानी कि एनर्जी की फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट हुई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, या जो प्लैंक कांस्टेंट है या प्लैंक थ्योरी आई थी हमारी, तो उसके बेसिस पे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट हुई किसकी, जो हमारा बोर मॉडल थी। अब बोर मॉडल ने क्या किया, जो हमारा क्या था रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उनको दूर करने की कोशिश की, और साथ में उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की किसकी, एक्सप्लेन की कोशिश की एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो स्टूडेंट्स यही था भी हमारा भी क्या कह रहे हैं हम इसके अंदर भी, डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। अब जैसे जैसे क्या होगी डिस्कवरी होना स्टार्ट हो जाती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है इसके अंदर, तो आप देखेंगे भी एटम्स था हमारा, जो एटम है हमारा वो क्या करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम शो करता है। यानी एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं या फिर क्या बात करें हम, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, ये हर केस के अंदर, यानी कि बाद में जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शो करते हैं भी हर एक का हम पहचान करते हैं भी ये एटम कौन सा है या ये कंपाउंड कौन सा है। तो उसके अंदर क्या होता है हमारा जो एमिशन या जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है वो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं अपने जो फिंगरप्रिंट्स है स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर किसी के भी साथ हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होंगे, तो वही सेम केस है भी हर एक एलिमेंट का क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि हमारे जैसे फिंगरप्रिंट है वैसे इनका एमिशन या लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हर एक का डिफरेंट होता है स्टूडेंट। तो ये उसकी लिमिटेशन, इसको कौन नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसको जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। तो इसको नहीं कर पाए तो उनकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। तो फिर इसको समझने के लिए हमें जो लाइन स्पेक्ट्रम है या हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन स्पेक्ट्रम ये किसकी फॉर्म में आता है, यानी कि लाइट की फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो धीरे धीरे जैसे इसको बारे में समझी तो हमारे सामने क्या आई, एक तो हमारे सामने आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थ्योरी, यानी कि जो हमारे सामने आई थी वो कौन सी थ्योरी आई थी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके बाद फिर प्लैंक थ्योरी आई थी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इसके अंदर आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो ये एक्सप्लेन हुई, उसके बाद फिर प्लैंक आया, तो उसके बाद जो रदरफोर्ड की जो भी लिमिटेशंस आ गई थी स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी किसने थोड़ी सी जो दूर करी वो की थी बोर मॉडल ने। इसीलिए हमारा जो बोर मॉडल है वो सामने आया, और बोर मॉडल के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी हुआ है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। अब इसके कुछ पोस्टुलेट स्टूडेंट्स हुआ हम आपको राइट डाउन करवाते हैं और साथ में बताते हैं भी इसके अंदर हुआ क्या क्या था, क्या क्या हैपनिंग थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए भी बोर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जैसे ही बच्चों नेक्स्ट कोई भी क्या आता है हमारे पास, कोई भी मॉडल आता है तो उसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि जो पिछला मॉडल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो हमारा क्या है अब वेव नेचर, यानी कि वेव का नेचर हम स्टडी करेंगे, वेव नेचर ऑफ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। यानी कि अब हमने क्या पढ़ना है, वेव नेचर पढ़ना है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, या इसको सिंपल वर्ड में हम क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम इसको क्या बोलेंगे और लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये चीज है स्टूडेंट, इसको हम एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसके पोस्टुलेट हमारे सामने आज हम पढ़ेंगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आज हमारे सामने आने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या क्या है। तो सबसे पहले जो वेव थ्योरी थी वो किसने बताई थी भी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, यानी कि जो वेव थ्योरी की खोज किसने की थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है ये। तो इन्होंने 1884 के अंदर, यानी कि 1864 के अंदर इन्होंने क्या बताया? अभी इन्होंने बताया था, मैं पोस्टुलेट आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो बताया था अभी जो रेडिएशन है, रेडिएशन क्या आती है? कंटिन्यूअसली आती है स्टूडेंट्स, यानी कि कंटिन्यूअस चलती ही रहती है, ये नहीं अभी रुक रुक के आ रही है आपके पास। दूसरा ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड क्यों पड़ा? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से बना, मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनकर क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपेगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, उसके क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज थी। फिर इसके अंदर फिर हम अलग अलग प्रकार की रेडिएशन जो आपने सुनी होगी, एक्सरे, गामा रे, रेडियो, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, यूवी, ये सारी सारी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इस तरह के 3-4 पोस्टुलेट स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या? द एनर्जी, यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए भी क्या है हमारा? द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम, द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। स्टूडेंट्स, एनी सोर्स लाइक कैसे? अभी या तो हम क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग हीट कर दे किसको? रोड को, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ रोड, या फिर मैं बात करूं किसकी और, यानी कि हम जो हमारा क्या होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो बल्ब है हमारा उसका क्या हो गया? फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये सारे की सारी क्या आती है स्टूडेंट्स? यहां से कंटिन्यूअस आती है बल्ब। तो यहां से जो एनर्जी है हमारी वो क्या आती है? इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअसली आते हैं, कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन की फॉर्म के अंदर आती है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अभी जो लाइट हमेशा वो कैसी आएगी? कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर आएगी। कंटिन्यूअस फॉर्म आप समझते होंगे स्टूडेंट्स भाई, कैसे ही हमारा क्या हो सकता है? कोई भी चीज़ है, जैसे मैं बात करूँ आप लोगों के सामने भाई, जैसे ही है अब यहाँ से जो लाइट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस तरह से ये चलती रहे कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर, ऐसे ही चलती रहती है हमारी लाइट। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से लाइट शुरू हुई, अब यहाँ का हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पर खत्म होगी, ऊपर से स्टार्ट हो जाना, तो उसको हम डिसकंटिन्यू बोलते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस क्या है भी? जिसके अंदर आपको एक भी गैप दिखाई ना दे, एक भी तरीके का भाई जहां पर वेव ने क्या किया हो, रेस्ट किया हो, ऐसी पोजीशन दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी ना दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअसली। तो कोई भी सोर्स है जो यहाँ से एनर्जी एमिट होती है, वो हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली प्रॉपर्टी है ये भाई, क्या रहेगी? हमेशा कंटिन्यूअस रहेगी। तो जो हम सेकंड की बात करेंगे, क्या होगा इसके अंदर? अब जो रेडिएशन है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके अंदर क्या होगा? कंसिस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जो जर्नल रिव्यू दिया गया था उसके अंदर हमने बताया था भी ये क्या रहते हैं? यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो क्या कहेंगे भी? द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, हमारा सेकंड पॉइंट है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ किसका स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कौन सा स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होंगे? ऑक्सीलेटिंग
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब आप समझते होंगे भी 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी वो भी हमारी क्या रहती है, वो भी हमारा परपेंडिकुलर रहती है। तो क्या होगा, ये लास्ट में लिख देते हैं, बोथ आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन ऑफ वेव आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये चीज आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि वेव की डायरेक्शन के भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। वेव कह सकते हो या रेडिएशन कह सकते हो, और रेडिएशन भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी स्टूडेंट्स। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, जो हमारी क्या होती है वेव है उसके दो करेक्टर होते हैं, एक पार्टिकल्स नेचर होता है, जैसे हम क्या पढ़ेंगे प्लैंक थ्योरी पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे भी जो इसका वेव नेचर। वेव नेचर तो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि क्या लिखेंगे इसके अंदर, दी रेडिएशन कंसिस्ट वेव नेचर, यानी कि जो हमारी रेडिएशन है उसका नेचर कैसा है, जो लाइट है उसका नेचर कैसा है स्टूडेंट्स, उसका जो करेक्टर है वो कैसा करेक्टर है, वेव करेक्टर है। एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और क्या होगा व्हेन द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ वेव नेचर या वेव करेक्टर एंड स्पीड ऑफ लाइट, कंसिस्ट स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसकी लाइट किसके बराबर होती है, वही बात है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो इसका रेडिएशन का नेचर है और उसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है स्टूडेंट्स। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या हम बात करें 10⁻³ यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड कह ले या 3 लाख किलोमीटर कह दे, तो एक ही बात है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के नेचर को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, द रेडिएशन। अब जो हमारी ऊपरली कैरेक्टरिस्टिक आई हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन, या हम बात करें वेव इज, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या हो कैरेक्टरिस्टिक, द रेडिएशन द वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चीज थी स्टूडेंट्स हमारी, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। और आपको एक पॉइंट और पता होगा, जब हमारी क्या होते हैं, हम स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट हमारी मैक्सिमम कहां पर होती थी स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासों के अंदर 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा भी, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती थी, यानी कि जहां पर कोई मीडियम नहीं होता वहां पर क्या होती थी, ये सबसे ज्यादा होती थी। तो हम क्या लिखेंगे, दी वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर, अब ट्रेवल भी कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स, या प्रोपेगेशन, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी कि सबसे ज्यादा हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट हमारी वैक्यूम के अंदर ही होती है स्टूडेंट्स। एंड क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देख भी रहे हैं जो सन से हमारी रेज आ रही हैं, और रेज कैसी आ रही हैं स्टूडेंट्स, वो रेज हमारी सीधी डायरेक्टली आ रही हैं, यानी कि उसको बोलते हैं भी किसी भी, अब आपको दे पता है जो हमारा है, जैसे ये सन है, अब ये सन यहाँ पर है, तो हमारी अर्थ क्या है, एलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है भी इसको किसी प्रकार के मीडियम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारी अर्थ मान लेते हैं हम
तो कंटिन्यूअस इसके पास ही आ रही है, यानी कि जो भी प्लेनेट है इसको तो क्या करना है, सभी जगह फैला रहा है अपनी लाइट। लेकिन जो हमारी है वो क्या है, सीधी की सीधी आ रही है, किसी प्रकार के किरण मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई मैटर इसको रोकता नहीं है। वैसे बहुत सारे आते होंगे पार्टिकल्स इसके बीच में, बहुत सारे प्लेनेट, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो उसके बीच में रॉकी मटेरियल है वो आते होंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, रेडिएशन को नहीं रोक पाते, यानी कि इसको किसी प्रकार के मीडियम की, वैसे भी आपको पता है भी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है। और वैसे जैसे जैसे मीडियम की क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा भी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। और सबसे ज्यादा कम किसके अंदर थी, डायमंड के अंदर थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता था। इसी कारण से डायमंड हमारा सबसे ज्यादा चमकता है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा। अब हम देखते हैं भी स्टूडेंट्स क्या कुछ डेफिनेशन है, सम इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भी। वो फीचर क्या क्या है उसके बारे में भी आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सारे का सारा स्टूडेंट्स जब भी कहते हैं आप लोगों को भी बेस आपका क्या होती है, 9th और 10th क्लास आप लोगों का बेस होती है। यदि आप वहां पर अच्छे तरीके से साइंस को समझते हैं, अच्छे तरीके से आप लर्न कर लेते हैं उन चीजों को, तो आपको आने वाले भविष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, और दिक्कत अब भी आने वाली नहीं है, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ते हैं क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में देखिए भी क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम ड्रा कर देता हूं, उस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं भी जैसे ये हमारी क्या हो गया, अब आपको पता है इस तरह से हमारे ग्राफ बनते हैं, वैसे तो ऐसा बनता है ग्राफ, लेकिन इसको यदि इस लाइन को मैं हटा दूं तो क्या ये ग्राफ नहीं है, या इस लाइन को हम हटा दे तो क्या ग्राफ नहीं होता, ग्राफ होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें दो डायरेक्शन चाहिए। हाँ ये हो सकता है भी एक्सिस हमारी माइनस प्लस हो सकती है, जैसे ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है वाई पॉजिटिव होता है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, और इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, हम सिर्फ ये देख रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ वेव देख रहे हैं, यानी कि इसको भी मैं यानी कि ऐसे भी बढ़ा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से वेव हमारी क्या करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से वेव ट्रैवल करेगी। तो अब यहां पर देखिए भी ऊपर वाले को तो बोला जाता है क्रस्ट और नीचे वाले को बोला जाता है ट्रफ, ये डिस्टेंस है हमारा, और ये जो सारी कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बोला जाता है। तो क्रस्ट कौन सी है स्टूडेंट्स, ये क्रस्ट है हमारी, इसको बोलते हैं CREST क्रस्ट, और ये भी हमारी क्रस्ट जितनी भी ऊपर वाली होंगी हमारी, और इससे आगे हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसको आगे हम आगे वेव हमारी कंटिन्यूअस, और आपको पता है अभी कंटिन्यूअस मैनर के अंदर हमारी जो रेडिएशन है वो चलती रहती है। तो ये ऊपर वाला क्या था हमारा क्रस्ट है, और नीचे वाला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा ट्रफ। और आपको ये भी पता होगा जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस था 8th क्लास के अंदर आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि जो ग्राफ से मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर की तरफ ले लीजिए या नीचे की तरफ ले लीजिए, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। कहीं आप ये सोचो भी ये कम ज्यादा होते हैं, नहीं, दोनों बराबर होते हैं, और इसको हम ए से डिनोट करते थे स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखना है भी यहां से इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यानी कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हम लैम्डा, यानी कि इसको याद रखना है, इसको लैम्डा बोला जाता है। और जरूरी नहीं है भी स्टूडेंट्स आपने यहीं से मापनी है, आप यहां से भी कर सकते थे भी, यहां से शुरू की और कहां पर खत्म हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ से दोबारा, फिर जहां से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है उस बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है यहाँ से जब स्टार्ट होगा वही उसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो ये इस वेवलेंथ के बारे में समझना जरूरी था। और एक ग्राफ और था, ये तो आप लोगों के लिए जरूरी है। दूसरा ग्राफ था हमारा क्या, किसके लिए, जो हमने बताया था भी, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये तो मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है स्टूडेंट्स, किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारी वेवलेंथ की। और दूसरा मैं बना देता हूं इस तरह से, ये हम मान लेते हैं भाई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए भी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, लगभग सेम जैसे ही होते हैं इस तरह से। तो इसको हम मान लेते हैं, यानी कि ये बड़ा हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड है ये हमारी क्या होगी थी, इसको हम मानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये मेरा जो सेकंड वाला है इसको मैं कहता हूँ क्या क्या बोलता हूँ इसको, इस डायरेक्शन के अंदर क्या जा रही है हमारी वेव जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन,
प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि वेव यहाँ पर क्या कर रही है स्टूडेंट्स, प्रोपेगेट कर रही है। और तीसरा जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो तीसरा एक और होता है, क्योंकि आपने 3D देखा होगा, जो आप रूम है तो रूम के आपको कॉर्नर के ऊपर जाना है, और रूम का कॉर्नर जब आप देखोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको 3 लाइन दिखाई देंगे, एक इस तरफ, एक नीचे की तरफ और एक इस साइड। तो उनको इस तरह से कर दे तो ये हमारा क्या हो जाते हैं, जो हम खड़े हैं या हम किसी रूम को देख रहे हैं तो वो 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो 3D के अंदर अब जैसे इसके अंदर तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, हल्का सा उसको क्या कर देता हूँ, टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से क्या होती है, ये जो हमारा आ गया इसको हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड। और ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं, तीनों 90 डिग्री का एंगल होगा तीनों के बीच के अंदर। स्टूडेंट्स जैसे मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये देखो, अब ये जर्नली आप लोग क्या करते हैं, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, और थर्ड एक्सिस हमारी ऐसे होती है। अब देख रहे होंगे तीनों क्या होगी, अब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा तीनों की तीनों हमारी क्या आ जाती है, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके बीच में देखेंगे ये भी 90 का है, ये भी 90 का, और इन दोनों के बीच में भी 90 का। कैसे ही कर लीजिए, देखिए ऐसे करें, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो हमारा रूम का जो कॉर्नर दिखेगा आपको इस तरह से दिखेगा, और तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर है। तो एक के अंदर मैं मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में हमारी क्या आ रही है, वेव आ रही है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन की, किसके ऊपर, वेवलेंथ की। तो क्या बोलेंगे भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। तो वही चीज है, यहां से भी आप समझ सकते हैं, और यहीं से समझना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्या होता है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो देखिए वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, क्या है हमारा टॉपिक, वेवलेंथ। और ये आप लोगों को पहले ही भी आता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, या फिर आपको वेवलेंथ निकालनी पूछ सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, और क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, और ट्रफ इज नोन एज क्या बोलेंगे उसको हम, वेवलेंथ। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लैम्डा बोला जाता है। और कैसे लिखेंगे, LAMBDA, लैम्बडा। और इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी यूनिट होती है किसकी, मीटर की। लेकिन ये छोटी स्मॉलर होती है, तो इसको हम एंगस्ट्रॉम के अंदर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी हो सकती है, मीटर के अंदर भी हो सकती है, नैनोमीटर के अंदर भी हो सकती है, माइक्रोमीटर के अंदर भी हो सकती है। तो ये यूनिट है, मतलब ये लेंथ है, और लेंथ को हम किसके अंदर मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, लंबाई के अंदर, लेंथ के अंदर मेजर करते हैं, तो हम मीटर या सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, और ये आप लोगों के सिंबल हमने पिछली क्लास के अंदर करवाए थे, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10⁻⁻10 की पावर 10 मीटर एंगस्ट्रॉम, इतने के बराबर होता है। ऐसे ही नैनो है तो ये कितना 10⁻⁹ मीटर के बराबर हो, 10⁻6 मीटर के बराबर था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जो पासिंग हो रही है 1 सेकंड के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे वेवलेंथ। तो काफ़ी इजी डेफिनेशंस है आज का लेक्चर, और जो पिछला हमारा लेक्चर था काफ़ी इजी था स्टूडेंट्स, और सारे लेक्चर इजी हैं। यदि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, और ऊपर से भी आप लोगों को बार बार लिंक शो हो रहे होंगे, तो उनको ऊपर जाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी क्या होता है इनके बीच में जो टाइम पीरियड है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो क्या कहते हैं अभी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए
थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, इन ए सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेकेंड इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ के हम किसके ऊपर आते हैं, हम जो हमारे जर्नल लाइफ के एग्जाम्पल है उसके ऊपर आते हैं, तो वहां पर आएंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। न्यू का मतलब स्टूडेंट इस तरह का सिंबल है और इसको बोलते हैं एनयू, न्यू। यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, जो हमारा वी है उस वी की शेप को थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं न्यू। और इसकी जो क्या होगी स्टूडेंट्स, जो यूनिट है, यूनिट आप सभी को पता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कहीं ना कहीं आपने एग्जाम में देखी होगी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, या फिर हम क्या कहें सेकंड का इनवर्स भी कह सकते हैं। अभी सेकंड को 1/2 कर दिए, या कैसे लिख दें, सेकंड इनवर्स कहें या 1/2 कह दें, तो ये इसकी क्या थी? यूनिट थी स्टूडेंट्स। अब मैं इसको सिंपल वर्ड के अंदर समझाने की कोशिश करूं, पहले पढ़िए भी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू दी, यानी कि ये लाइट की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर क्या चल रहा होगा? फैन चल रहा होगा स्टूडेंट्स। तो 1 सेकंड के अंदर वो कितनी रोटेशन कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, 1 सेकंड के अंदर कितनी रोटेशन है? 100 करता है, 50 करता है, 10 कर रहा है, 5 कर रहा है, जितनी भी करता है, 1200 कर रहा है। जैसे हमारी जो वॉशिंग मशीन है उसको, वो भी काफ़ी क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मापा जाता है, 1 सेकेंड के अंदर किसी पॉइंट से कितनी जो हमारी क्या होती हैं वेव पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव कहते हैं। फिर अभी हमारा क्या वेलोसिटी की बात करते हैं हम, और वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा था अभी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसा ही ये सिमिलर है हमारा, बस उसके अंदर हम क्या कहते थे, कोई पार्टिकल्स होता था, और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर मैं बात करूंगा सिर्फ वेलोसिटी किसकी? वेव की। तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? तो इसके अंदर बस हमने वेव वर्ड नाम का वर्ड लेके आना होता है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। तो क्या कहेंगे? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके द्वारा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in 1 second is known as velocity of wave, बोलेंगे उसको। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सिंपल वर्ड के अंदर हम बात करते थे, तो वही चीज है। और इसको रिप्रेजेंट किसके अंदर किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके अंदर? इसको हम सेंटीमीटर, सी से हम इसको क्या किया जाता है? डिनोट रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट क्या रहेगी इसकी? यूनिट हम कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट थी वही क्या थी हमारी? मीटर पर सेकंड के अंदर थी, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड के अंदर कहते हैं। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा क्या? उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एम्पलीट्यूड की। और एम्पलीट्यूड मैंने आप लोगों को अभी बता के हटा था भी, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किससे? एक्सिस से, उसको हम क्या बोलते हैं? या मैक्सिमम हाइट की बात करूं मैं, जैसे ये था मेरा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया था अभी, इस तरह से हमने क्या दिखाई थी? वेव दिखाई थी। ऊपर वाली को हमने क्रस्ट बोला, नीचे वाली को ट्रफ। या तो इसकी कितनी डेप्थ है, डेप्थ का मतलब गहराई कितनी है स्टूडेंट्स, या मैं बोलूं भी उसकी हाइट कितनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे क्या? एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में स्टूडेंट्स? तो देखिए भी क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, क्या लिखेंगे? इट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और मैक्सिमम यानी नीचे से नीचे, या हम कहेंगे डेप्थ ऑफ द, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द किसकी? ऑफ ट्रफ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ
इज नोन एज उसको क्या बोलूँगा स्टूडेंट्स, इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये चीज़ होती है हमारी एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स काफ़ी इजी डेफिनेशन है, आप लोगों को पता होगी। और इसकी यूनिट, इसको रिप्रेजेंट ए से किया जाता है स्टूडेंट्स। और जो इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर जैसे हम क्या करते हैं, शो करते हैं कई बार, जो ए से डिनोट किया जाता है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसकी इट रिप्रेजेंट्स, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ए। और आपको पता है भाई ये क्या है, ये एक लेंथ है, यानी कि ऊपर या नीचे का जो क्या होगा यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यानी कि लेंथ की फॉर्म में, यानी कि हम बात करें सेंटीमीटर या मीटर या फिर नैनोमीटर, वही सारी की सारी हमारी क्या आ जाती हैं, यूनिट्स आ जाती हैं इसके अंदर। फिर एक स्टूडेंट्स जो आप लोगों के लिए नई टर्म आई है वो क्या है, वो है हमारा वेव नंबर। और ये आपको आगे भी थोड़ा सा तंग करेगा, है कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसके अंदर, वेव फ्रीक्वेंसी और किसके अंदर, वेव नंबर के अंदर। तो वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स। अब इसको समझिए भी क्या है वेव नंबर। अब इसके अंदर होगा क्या, द नंबर्स ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि हम क्या कहते हैं, दी नंबर्स ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज वेव नंबर, उसको हम वेव नंबर बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए भी अब इसके अंदर क्या होगा आगे, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और हमेशा क्या होता है, यानी कि जो ये क्या है, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स। ऊपर से जो इसका हम रिप्रेजेंट्स है, तो इसको किस तरह से किया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। तो इसको ऊपर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, न्यू के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू बार बोलेंगे, न्यू और फिर बार। तो इस तरह से यानी कि क्या होता है, जो हमारा वेव नंबर है वो क्या होता है, 1 लैम्बडा के बराबर होता है। और लैम्बडा किसके अंदर, लेंथ जो सेंटीमीटर का इनवर्स आ जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। तो सेंटीमीटर यूनिट होगी इसकी। अब टाइम पीरियड की बात करें तो क्या होगा टाइम पीरियड। अब पहले जो ये क्या होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, क्या, जो हमारा टाइम पीरियड है। तो कैसे कहेंगे, टाइम पीरियड की बात करूं मैं, टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, टाइम टेकन फॉर 1 वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट is known as time period, point is known as time period। अब स्टूडेंट समझिए भी मैं क्या समझाना चाहता हूं, जैसे मैंने पंखे का एग्जांपल लेके, फैंस का एग्जांपल लेके हमने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी को बताया था भी 1 सेकंड के अंदर कितने रोटेशन करती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, उसको तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब मैं कहता हूं भी एक रोटेशन कितने टाइम के अंदर पूरा कर रही है, वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो वही बात वेव के केस के अंदर क्या होता है, जो टाइम क्या किया जाता है, टाइम टेकन फॉर ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, यानी जो टाइम टेकन करती है एक वेव किसके ऊपर, एक पॉइंट से पास करने के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, टाउ से रिप्रेजेंट किया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ बोलते हैं इसको। अब इसको टाउ ना बोलना, टाउ बोलता है, टाउ।
और इसका जो क्या होगा, इसकी यूनिट है वो क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हमारी सेंटीमीटर का इनवर्स थी तो ये क्या आएगी, सेंटीमीटर के अंदर आएगी। नहीं वो सेकंड के अंदर, सेकंड इनवर्स थी तो ये क्या आएगी, हमारे सेकंड के अंदर आएगी स्टूडेंट्स। तो टाइम पीरियड हमारा आपको पता है अभी सेकंड के अंदर ही हम निकाला जाता है। तो एक छोटी सी रिलेशनशिप है किसके बीच में, टाइम पीरियड वेवलेंथ के बीच में, वो देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से आती है। यानी कि एक हमारी रिलेशनशिप है, उसके बाद हम रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो क्या है टॉपिक का नाम, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। तो स्टूडेंट्स कई बार 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है अपनी क्लास के अंदर, या वैसे जो कंपटीशन एग्जाम है, आप जो भी हायर लेवल का एग्जाम देते हो वहां पर इस रिलेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्या कहा था, हमने कहा था भी एज फ्रीक्वेंसी की बात करें, एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने क्या डेफिनेशन दी थी, मैंने कहा था द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जो नंबर ऑफ वेव थी वो क्या कर रही थी स्टूडेंट्स, पास कर रही थी एक पॉइंट के अंदर से पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात करूं मैं क्या, लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा क्या था, यहां पर फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर देते इस तरह से। लैम्डा क्या था, वेवलेंथ ऑफ द वेव, यही था ना हमारा। यानी कि इसको लिखना होता है स्टूडेंट्स, रिलेशन तो इसका बहुत ज्यादा छोटा ही है, लेकिन क्या है, लेकिन दो क्या होगा, इनको लिखने का तरीका है ये यही है, वेवलेंथ ऑफ द ईच वेव आएगा स्टूडेंट, हर एक वेव की बात करेंगे, एंड द रिलेशनशिप गिवन बाय, और ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पहले देख चुके हैं इस रिलेशन को। क्या होता है, C इंटू में न्यू इंटू लैम्डा, ये हमारा रिलेशनशिप होती है। क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी, सिंपल सी बात है जो हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ी थी, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू में क्या होता है, जो वेवलेंथ है उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो यही आता है। तो हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, ये एक रिलेशनशिप होगी ये, यानी कि ये हमारा मेन रिलेशनशिप का पॉइंट था। उसके बाद यदि मैं बात करूं भाई हमने क्या निकालना है, अब मान लीजिए आपको न्यू निकालना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे आप, तो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, C बाय में लैम्डा, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। या फिर मैं क्या कहूँ, यदि मैं बात करूँ किसकी, यदि आपको लैम्डा निकालना है तो उसको किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स आप, तो हम कहेंगे C बाय में न्यू, तो ये भी हमारी रिलेशनशिप आ जाती है। और ये काफी आसान था स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको इस तरह से बताओगे, एंड और यहाँ पर लिखना था एंड द प्रोडक्ट ऑफ दी किसकी, लैम्डा और इसकी, यानी कि यहां पर क्या लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बिकम इक्वल टू किसका, स्पीड ऑफ द वेव, और रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट्स हमारा नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा किसके बीच में रिलेशनशिप। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब भी काफी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं, यानी कि जो हमने लाइट है हमारी, जो हमें सन से जो लाइट मिल रही है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के अंदर हम बात करें तो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, वो हमारा सन ही है स्टूडेंट्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली ही बोल देते हैं हम भी, क्या होता है जो हमारा सन है वो क्या होता है
अल्टीमेट सोर्स है। तो मैं बात करता हूं अब किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसको समझना है, आप लोगों का फिजिक्स के अंदर भी आता है और ये केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, और इस चीज को समझना है क्योंकि जो हमारे पहला और सेकंड लेसन स्टूडेंट वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, फिजिक्स के। यदि आप फिजिक्स को और केमिस्ट्री को दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा भी क्या होगा, ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, सिमिलर है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन शुरू के अंदर तो लगभग शुरुआत है जो आपके फर्स्ट चैप्टर से वो दोनों की सेम होती है। तो हम क्या कहेंगे भाई, द डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके अंदर लिखते हैं हम दी डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन वेरीज अकॉर्डिंग टू किसके, या तो वेवलेंथ की बात करूं मैं स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में या वेवलेंथ की टर्म के अंदर इसके अंदर बात करेंगे। और आपको पता है इन दोनों का एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स। तो इस रिलेशनशिप को हम देखते हैं भी क्या क्या होता है इसके अंदर, और इसी स्पेक्ट्रम को जो क्या होता है डिफरेंट लाइट से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अभी डेफिनेशन से पहले मैं बता देना चाहता हूं भी इसके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप होती हैं। तो सबसे पहले होती है हमारी कॉस्मिक रेज। फिर स्टूडेंट्स क्या आती है हमारी, फिर आती है हमारी सबसे ज्यादा यानी कि जो हाई एनर्जेटिक है उन चीजों की भी बात करेंगे। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी लैम्डा लेंथ ज्यादा होगा उसके यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इसके बाद आती है हमारी कौन सी, इसके बाद गामा रे, फिर स्टूडेंट्स एक्सरे आती हैं, फिर हमारी आती हैं कौन सी, फिर आएंगी हमारी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी विजिबल रे, जो जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं, हम सिर्फ लाइट का इतना ही हिस्सा देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो क्या आता है यूवी या आईआर रीजन के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। यानी कि उसके बाद क्या आता है, विजिबल के बाद आता है हमारा इंफ्रारेड रेज, उसके बाद हमारा माइक्रो, और माइक्रो के बाद आती है हमारी रेडियो वेव। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव। यानी कि ये हमारा स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स। इन लाइटों से, इस सभी से मिलकर हमारी क्या बनी है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस सभी से कंसिस्ट होकर यानी कि हमारी जो लाइट है इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख ही देता हूं स्टूडेंट्स। क्या होता है, व्हेन दीज रेडिएशन, क्या कहते हैं हम, व्हेन दीज रेडिएशन, अब इन रेडिएशन का क्या किया है स्टूडेंट्स, व्हेन दीज रेडिएशन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, किसके अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग किसका, फ्रीक्वेंसी, और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यानी क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जब इन रेडिएशन को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है इस ऑर्डर के अंदर भी, वेवलेंथ है तो क्या होगा हमारी इंक्रीज होगी, और जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगी, तक द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये चीज थी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये चीज थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब मैं इसको थोड़ा सा खुल के लिख के दिखाता हूं भी फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में वेरी कर रही है। तो ये कई जगह पर आप लोगों से देखा भी जाता है भी इसकी रेंज क्या है, तो रेंज आप लोग याद कर लेंगे।
लेकिन भाई उसको छोड़ना नहीं है, कहीं जगह छोड़ देते हैं और बाद में उसकी रेंज पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट है। तो ये हमने देखा भी क्या होता था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, वेवलेंथ का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस तरह से मैं लिख देता हूं, इस ऑर्डर के अंदर तो क्या हो रहेगी, जो हमारी डिक्रीजिंग है फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और नीचे की तरफ इस तरफ की बात करूं मैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जिसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है। तो सबसे पहले था कॉस्मिक रे। अब इनकी क्या होती है भाई स्टूडेंट्स, रेंज है हमारी, पहले आती है हमारी कॉस्मिक रे, यानी कि ये क्या होती है, हाईली एनर्जेटिक रेज हैं। और इसको हम क्या करते हैं भी, यानी ये हमने रिप्रेजेंट किया न्यू किससे, एच जेड से, और ये हमारा क्या लैम्डा था हमारा किससे, लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर से। तो मीटर के अंदर हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये हमारी रेंज थी इसके अंदर, यानी कि अब इस तरह का स्पेक्ट्रम मैं बना देता हूँ, यानी कि एक सर्कल यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह का। तो आप लोगों ने एक पैटर्न बना लेना है अपने स्केल के साथ। तो उसको किस तरह से समझना है भी, सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक कौन सी थी, हमारी कॉस्मिक रे थी। उसके बाद आती है हमारी गामा रेज। गामा रेज की भी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक रेंज होती है इन सभी की, जैसे सबसे ज्यादा यानी कि जो भी बच जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 10 रेज पावर 16 दे रखा है माइनस, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 रेज पावर कितना 24, तो यहाँ पर 24 दे रखा है। तो लगभग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा था भी क्या होता है, 10 रेज पावर 8 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, यानी कि इसको हम प्लस में मान के चले और 8 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, 8 का डिफरेंस आ जाता है पावर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए भी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, और इससे भी ज्यादा किसकी होती है, कॉस्मिक की रे की होती है। फिर उसके बाद हम एक्सरे के अंदर आते हैं, यानी कि इन्होंने अलग अलग रेंज दे रखी है स्टूडेंट्स, वो आप कहीं से भी नोट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी एक्सरे आती है, एक्सरे के बाद फिर हमारी क्या आती है, अल्ट्रा वायलेट आती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, यूवी रे भी बोलते हैं, यूवी रे भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा छोटा सा एक स्पेक्ट्रम आता है, जिसको हम बाद में इस तरह से लिख देते हैं भी विजिबल स्पेक्ट्रम, और इसको हम बीपक्योर से याद रखते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा अभी जो हम करते थे 10th क्लास के अंदर, अभी ये बीपक्योर के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है आपको पता होगा, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो होती है किसकी, हमारे इस कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, इसकी होती है। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है भी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, वेवलेंथ हमारी रेड की ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा यानी वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी क्या होगी इसकी, लो होगी। ऐसे ही इसकी क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा IR रीजन आता है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड के बाद फिर हमारा कौन सा आता है स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव आता है। और माइक्रोवेव के अंदर यानी कि जो हमारे ओवन्स होते हैं वो माइक्रोवेव, यानी कि इसी यही लाइट हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं हमारे। उसके बाद जो हमारे रेडियो होता है, रेडियो रीजन के अंदर आपने देखा होगा FM, यानी कि इस तरह से रेडियो रीजन को भी बांट रखा होता है, FM बोलते हैं। जो हमारी जो क्या होते हैं FM रेडियो वगैरह चलाए जाते हैं वो होते हैं। फिर AM होते हैं स्टूडेंट्स, और ये सारे सारे किसके अंदर आते हैं, रेडियो रेज के अंदर या रेडियो वेव के अंदर आते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम था हमारा किसके अंदर भाई, सारे का सारा स्पेक्ट्रम हमारा इस तरह से कंसिस्ट होता है। तो ये था हमारा डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। इंक्रीजिंग वेवलेंथ तो एनर्जी क्या होती जाएगी, यानी कि सबसे कम एनर्जी इसकी है, और धीरे धीरे करके इस तरह से हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स। तो अब क्या आ गई थी, कुछ लिमिटेशन आई थी। अब इतना चीज एक्सप्लेन करने के बाद भी इसकी क्या आ गई थी, काफी लिमिटेशन आ गई थी स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जो आप देखेंगे भी प्लैंक क्वांटम प्लैंक थ्योरी आई, उसके बाद फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है। तो इस तरह की बहुत सारी थ्योरी आई। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी स्टूडेंट्स, अब इसने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं, लाइट के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इट डज नॉट, यानी कि लिमिटेशन लिखते हैं हम इसकी। सबसे पहले लिमिटेशन किसकी, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की।
तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन थी स्टूडेंट्स? लिमिटेशन तो मैं पहले बताता हूँ भी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है, लिमिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या नहीं कर पाया था, इट डज नॉट एक्सप्लेन क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। फिर ये क्या था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अब यही लिखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टूडेंट्स। क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी कि फोटो लाइट पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि ये भी नहीं बताया, इट डज नॉट एक्सप्लेन दी वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी इन सॉलिड, हीट कैपेसिटी इन सॉलिड, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टूडेंट्स। यानी काफ़ी लिमिटेशंस आ गई थी इसकी भी। और इसके अंदर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो क्या था, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो हीट कैपेसिटी हमारी फंक्शन होती है इसका टेम्परेचर का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद इसकी लिमिटेशन दी क्या, भी लास्ट लिमिटेशन दी, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेक्ट्रल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या, इट डज नॉट, यानी आप लिखेंगे एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिंपल वर्ड के अंदर हम बात करें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो क्या लिखा है उन्होंने, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स रेफरेंस टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर हम क्या करते थे, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, यहां पर लिखेंगे ऑफ एटम विद रेफरेंस टू, यानी कि रेफरेंस के अंदर हम क्या ले, एक तरफ तो हम क्या ले हाइड्रोजन ले, दूसरी तरफ हम क्या ले कोई और मॉलिक्यूल लेके चले, तो उसके अलोंग भी ये नहीं क्या नहीं कर पाता। और हाइड्रोजन का एटम था इसलिए हम हाइड्रोजन ही लिख देते हैं, विद रेफरेंस हाइड्रोजन के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये था स्टूडेंट्स इसके बारे में। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल निकाल के देख सकते हैं। काफी आसान न्यूमेरिकल आपकी बुक्स के अंदर या कहीं भी दिए होंगे, तो वहां से आप न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपने पिछली क्लासेस के अंदर किए होंगे स्टूडेंट्स, 9th क्लास के अंदर। तो देखिए भी क्या था, इन्होंने क्या कर रखा है, अभी कैलकुलेट दी वेव नंबर, यानी कि एक तो हमने वेव नंबर निकालना है और क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी कि एक हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, येलो रेडिएशन की। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, येलो रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ इन्होंने कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है इन्होंने कितनी, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले भी मेरा तो यही फंडा है, यानी कि हम जब न्यूमेरिकल कराते हैं तो आप लोग एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए। यदि आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो आपको पता है भी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है लैम्डा, तो मैंने क्या लिख लिया, लैम्डा को लिख लिया इस तरह से। अब आप इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर लिखना चाहे तो एंगस्ट्रॉम के अंदर लिख लें, या फिर आप क्या करें, इसको कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, मीटर के अंदर, इस तरह से। और 20 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। और आपको पता है भी जो हमारा क्या था, वेव नंबर है, उसका रिलेशनशिप क्या था, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा था। तो क्या होगा, 1/5800 इंटू में 10⁻10, तो ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 1.72 इंटू में 1.7 इंटू में 10⁻6। और किसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स, अब आपको पता है जो हमारी वेवलेंथ है वो किसके अंदर होती है, अभी यदि मीटर तो ये मीटर का इनवर्स हो जाएगी। यानी काफी इजी न्यूमेरिकल था, हमने क्या निकाल दिया, हमने निकालना था ये। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद है तो हमने क्या किया था, अभी हमने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था। अब वो फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने एक रिलेशनशिप देखी थी हमने। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले फ्रीक्वेंसी का ही पता होना चाहिए क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू।
अब एक रिलेशनशिप पढ़ा था हमने सी वाला, क्या था सी का, न्यू इंटू में लैम्डा। अब सी का तो आप लोगों को पता रहता ही है, लैम्डा हमारे पास है ही है, तो हम क्या करेंगे, न्यू ये क्या आ जाएगा हमारा सी अपॉन में लैम्डा, यानी कि 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये साथ में आप यूनिट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ में क्या आ जाएगा 1.72 इंटू में 10⁶। क्या ये सही है? क्या आप लोगों को ये सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ये सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा कितना था हमारा स्टूडेंट्स, ये है सॉरी मीटर के अंदर था, तो देखिए भी मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो यूनिट आएगी वो सेकंड इनवर्स के अंदर आएगी। यदि आपको यूनिट कई बार भूल जाते हो और यूनिट लिखनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो आप क्या करिए, उसको साथ साथ लिखिए। साथ साथ लिखेंगे, जो अभी कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, न्यू की वैल्यू आती है हमारी 5.172 इंटू में कैलकुलेट करने के बाद आती है 10⁻14 सेकंड का इनवर्स। बस यही हमारा क्या है, यही सारे का सारा हमारा न्यूमेरिकल था। तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किसको लेकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को लेकर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को देखें और उसके बाद कोई ना कोई बुक को प्रेफर जरूर करें स्टूडेंट्स। यदि बुक आप नहीं पढ़ते तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हैं, कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन एनर्जी को लेकर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।